अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिटेल पॉज की सीरीज़ के साथ एक और वीडियो लेकर कंटिन्यू करते हैं। तो कल मैंने आपको कहा था मैं एक डेटाबेस का फॉर्म वगैरह बनाऊंगा, मगर उससे पहले आज वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। मगर उससे पहले जो बेसिक एक और हमारी नीड थी इस फॉर्म पे लॉगिन पे, हमें चाहिए था कि डेटाबेस कनेक्शन हम यूज़र बना सकेंगे कि वो कैसे कनेक्शन बनाए और कैसे सेटअप कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे डेटाबेस कनेक्शन सेटअप का। अब उससे पहले हम एक बटन बना लेते हैं जो हम यहाँ लेफ़्ट पे रखते हैं। यदि हमें साइज़ ये चाहिए होगा तो हम ये कॉपी कर देते हैं और इसके एक्यूरेट यहाँ रख लेते हैं और हम इस कलर को दे देते हैं टील दे देते हैं। हम इसको टील दे देते हैं। अब हमें इसके लिए एक इमेज चाहिए होगी। इमेज के लिए हम आइकन 8 यूज़ करेंगे और उसमें 32 पिक्सल। तो अभी मैं बाकी सारे फॉर्म बंद कर रहा हूँ कि हमें सिर्फ इसी की नीड। एक इसका मैं कोड का फॉर्म खोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में रिसोर्सेस में जाएंगे और यहाँ पर फाइंड करेंगे डेटाबेस। तो ये आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से नहीं दिखा रहा, तो आप सर्च करेंगे तो ये डेटाबेस की इस तरह के आपके पास आइकन आ जाएंगे। अब उसमें से हम आई थिंक ये ले लेते हैं। हाँ, ये नहीं, ये ले लेते हैं। ये एक आइकन हम 32 पिक्सल पे ले लिया। अब उसका रीनेम करके हम नेम दे देते हैं डेटाबेस सेटअप। ओके, अब हमने सेव किया और हम लॉगिन फॉर्म पे जाएंगे। यहाँ पर इसकी इमेज इससे रिप्लेस करके डेटाबेस सेटअप। तो ये एक हमारे पास आइकन आ गया जो डेटाबेस सेटअप का फॉर्म हम ओपन करेंगे। तो उससे पहले हम एक फॉर्म बना लेते हैं डेटाबेस का सेटअप का। हम यहाँ पर दे देते हैं, फॉर्म ऐड करते हैं फॉर्म अंडरस्कोर डेटाबेस। ओके, हमें ये नीड नहीं है, हमें अभी इसकी नीड है। अब ये छोटा फॉर्म होगा, हम इसको इतना स्मॉल कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको कर देते हैं सेंटर स्क्रीन टॉप मोस्ट। इसको हम नन कर देते हैं ताकि हम फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करें तो वो हमारा फॉर्म, और फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करें तो हमारा फॉर्म का साइज इंक्रीज़ ना हो। तो ये, और ये हमें चाहिए साइजेबल नहीं, नन कर दिया। उसके बाद हम इसको आई थिंक यही रखेंगे। हम इसका सिर्फ बैक कलर कर देंगे ग्रे। हमने इसका बैक कलर ग्रे कर दिया। अब हमें एक नीड है पैनल। पैनल हमने यहाँ रख दिया। अब इस पैनल का हम इसको टॉप नहीं करेंगे, हम इसको, हमें साइड से हमें ग्रे कलर चाहिए। हाँ जी, तो इसलिए हम इसको टॉप नहीं कर रहे, हम इसको ये कर रहे हैं कि ये फुल, ऑलमोस्ट फुल साइज पे हो मगर टॉप हो। तो हमें ये इसके सराउंडिंग जो ग्रे कलर है हमें वो चाहिए। तो हम पैनल का कलर कर देते हैं वाइट। इसलिए हमने इसको टॉप नहीं किया, हमें उसके सराउंडिंग का ग्रे कलर चाहिए ताकि वो एज अ बॉर्डर दिखे, लुकिंग नाइस हो दिखे। तो अब हमें एक और पैनल चाहिए, इसको हम कर देते हैं डॉक टॉप। अब हमारे पास ये डॉक टॉप है। अब ये हमारे पास डॉक टॉप है, इस पर हम अपनी रखेंगे हेडिंग। तो इसको इतना कर देते हैं। इसको हम कलर दे देते हैं टील। बैक कलर कर देंगे हम इसका टील। ओके, इसको हमने टील कर दिया। अब इसके बाद हमें नीड है एक लेबल जो हम टॉप पे हेडिंग रखेंगे कि किस चीज़ का फॉर्म है। और इसका हम फोर कलर कर देते हैं वाइट। और इसकी राइटिंग थोड़ी सी पिक कर देते हैं, इसका 16 कर दिया। और इसको हम टेक्स्ट दे देते हैं डेटाबेस सेटिंग्स। अब हमने ये नेम दे दिया, हमें इसके एक क्लोज का बटन चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम ये उठाते हैं, मगर हम ये क्लोज का आइकन नहीं रखेंगे, ये हमेशा ऑलवेज
हम मेन यूआई के लिए रख रहे हैं कि अगर पूरा सिस्टम पूरा सॉफ्टवेयर अगर आपको क्लोज करना है तो इस बटन को हम यहाँ रखेंगे। अब हमें इमेज 32 पिक्सल से छोटी चाहिए, तो इसको हम कलर दे देते हैं ब्लैक कलर। इसको टॉप राइट कर दिया, ब्लैक कलर हम इसको दे देते हैं टी। ओके, और इसका बॉर्डर हम रिमूव कर देते हैं, बॉर्डर साइज हम 0। ठीक है, अब हमें एक आइकन चाहिए इसके लिए फॉर्म क्लोज के लिए। हम फॉर्म क्लोज के लिए कुछ आइकन ढूंढते हैं जो हमें एग्जिट के लिए सही लगे। तो क्लोज होगा या हम ये रख देते हैं। तो हम जाएंगे रिसोर्सेस में और इसको स्मॉल करके हम कर देंगे 20। ओके, और हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर एंड इसका नाम रख देते हैं फॉर्म क्लोज। ओके, और हम फॉर्म अपने स्टेटस पे जाएंगे और इसकी इमेज हम यहाँ से फॉर्म क्लोज वाली रख लेते हैं। हाँ, इतनी सही है कि वो टच मुझे हो जाएगा। बट आइकन थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, आइकन 8 को ओपन करूँगा और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको मैं दे दूँगा 28। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, इसको मैं रीनेम कॉपी करूँगा, इसको क्लोज करूँगा और इसको रीनेम करके ये नाम दे दूँगा। ठीक है, अब हम वहाँ जाएंगे तो अभी वो पुरानी पिक्चर दिखा रहा है। अब हम इंपोर्ट करके फॉर्म क्लोज, ये हमारा फॉर्म हर जगह पे फॉर्म क्लोज होगा, ये होगा। अगर आपको पसंद ना आए तो कमेंट में मुझे बता दिएगा, मैं चेंज कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कोई आप आइकन बताना चाहें। ठीक है, अब उसके बाद मुझे चाहिए कुछ लेबल्स एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। टेक्स्ट बॉक्सेस और एक चाहिए चेक बॉक्स। अब ये 3 बेसिकली मैंने कंट्रोल डाले हैं, तो मैं अब बाकी कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास होता है डेटाबेस में सर्वर नेम। ओके, फिर हमारे पास होगा, उसके बाद हमारे पास होगा डेटाबेस नेम। यहाँ हमारा डेटाबेस नेम आ जाएगा, तो हम उसका नाम साथ साथ चेंज कर लेंगे, डेटाबेस नेम आ गया। अब उसके बाद हमारे पास होगा विंडोज़ ऑथेंटिकेशन का चेकबॉक्स। इसको थोड़ा मैं यहाँ रखूँगा और इसका मैं टेक्स्ट साइज कर दूँगा विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, ये रख दिया। उसके साथ अब हम 2 लेबल और 2 टेक्स्ट बॉक्स और चाहिए होंगे, सॉरी, जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए होंगे। इस पे हम कर देंगे यूज़र नेम, इस पे हम कर देंगे पासवर्ड। ओके, अब ये हमारे पास, हाँ, डबल क्लिक हो गया, ये हमारे पास फॉर्म रेडी है। अब इनके थोड़े रिनेम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं txt सर्वर, इसको हम कर देते हैं txt db और इसका नाम हम कर देते हैं chkaut ऑथेंटिकेशन, और इसका नाम हम कर देते हैं txt यूज़र नेम और इसका नाम हम कर देंगे txt पासवर्ड। और पासवर्ड के साथ जब जहाँ पासवर्ड की बात आती है तो हमें थोड़ा सा पासवर्ड हाइड रखना होता है, तो हम करेंगे यूज़ सिस्टम पासवर्ड चेक। ओके, अब ये करने के बाद हमारे पास जगह थोड़ी कम है, तो हम इस फॉर्म को थोड़ा हाइट इंक्रीज कर देंगे जैसे। ठीक है, अब हमें 2 बटन चाहिए
टेस्ट का और एक सेव का। नहीं हुआ, इसको कॉपी करता हूँ, देख लेता हूँ कॉपी हुआ भी। बटन 1 या हमारे पास ये पूरा पैनल कॉपी हो गया। इसको हम रिमूव करते हैं और इस बटन को कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। अब जिस बटन का जो कलर हम लेके चलेंगे आगे वही हम यूज़ करेंगे हर जगह। तो हमारे पास दो बटन होंगे, एक टेस्ट का और एक सेव का। हम इनसे इमेज हटा देते हैं, क्लियर। इससे भी हम इमेज हटा देते हैं, क्लियर। इसका नाम हम रख देते हैं सेव और इसका नाम हम रख देते हैं टेस्ट। और इनका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, 18, बहुत बड़ा हो गया तो इसको हम 14 कर देते हैं, 14। अब इन दो के लिए हमें आइकन चाहिए। हम अपनी आइकन8 की एप्लीकेशन ओपन करेंगे। अब हम करेंगे सेव के लिए। अब हम जो आइकन सेव के लिए यहाँ चूज़ करेंगे वो हर जगह वहाँ पर कहीं भी सेव यूज़ होगा वही आइकन हम यूज़ करेंगे। तो अब हम ये ले लेते हैं सेव, इसको हम कर देते हैं 32। ओके, सेव और रिसोर्सेज खोलेंगे और सेव किया। उसके बाद में चाहिए टेस्ट डेटाबेस। टेस्ट डेटाबेस के लिए हम आइकन चूज कर लेते हैं ये। ओके, हम इसका नाम रख देंगे टेस्ट डेटाबेस और इसका नाम हम रख देंगे सेव। ओके, अब हम इनको सेट कर लेंगे इमेज इनकी। यहाँ से इमेज चूज करेंगे सेव के लिए। अब ये इसका ओवरले चेंज कर देंगे, यहाँ से टेक्स्ट इमेज रिलेशन इमेज बिफोर टेक्स्ट, और इसका हम कर देंगे इमेज, इसकी इमेज हम सेट कर लेंगे टेस्ट डेटाबेस और इसकी भी इमेज ओवरले से टेक्स्ट इमेज रिलेशन से ओवरले से हटा के इमेज बिफोर टेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्म रेडी है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा सा कोड कर देते हैं। इसको सबसे पहले हम कर देते हैं this.dispose कि जब भी यहाँ क्लिक हो तो वो फॉर्म डिस्पोज कर दे, सही है। अब टेस्ट एंड सेव करने से पहले हम कुछ इनकी इवेंट्स की क्लासेस और रेपोजिटरीज बना लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हमें एक पहले डेटाबेस बनाना है, उस डेटाबेस उसको राइट करना है, तो हम दो जगह राइट करेंगे, एक app.config की फाइल में और एक टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। मैं टेक्स्ट फाइल का आगे आपको बताऊंगा। उसका एक तो अभी बता देता हूँ कि टेक्स्ट फाइल में ये होगा कि जब भी आप फॉर्म ओपन करें तो उनकी वैल्यूज रीड करके या फिल कर दें, ताकि ऑलरेडी आपको पता हो कि किस डेटाबेस पे ये चल रहा है सॉफ्टवेयर। और सेकंड में आगे बताऊंगा कि टेक्स्ट फाइल बनाने का हमारा मकसद क्या है, क्योंकि हम डायरेक्टली ऐप कॉन्फ़िग से भी कर सकते हैं ये काम, कनेक्शन वनेक्शन सब कुछ, ठीक है। तो उससे पहले हम ऐड कर लेते हैं अपनी एक न्यू आइटम, जिसमें हम डाल देते हैं एप्लीकेशन डॉट कॉन्फ़िग की फाइल होगी, कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये app.config फाइल, हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास ऐड हो गई। उसके बाद हम सबसे पहले एक काम करते हैं, अपना एक न्यू डेटाबेस बना देते हैं, सही है। C# रिटेल DB के नाम से हमने एक बना दिया, सही है। अब इसको हम देखें ये क्रिएट हुआ या नहीं हुआ, ये रहा। इसको मैं रीनेम करके कॉपी कर लेता हूँ इसका नाम और नोटपैड पे ये डाल देता हूँ। अब सबसे पहले हम कनेक्शन बनाएंगे, सही, जो हमारा यूज़ होगा पूरे उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर एसक्यूएल का जो कनेक्शन स्ट्रिंग होगा। तो उसके लिए जब आप app.config फाइल XML की ऐड करते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका बना हुआ आ रहा होता है। इसके अंदर आप बीच में एंटर करके अपना कनेक्शन स्ट्रिंग का एक टैग खोलेंगे, सही, और जिसको आप नीचे क्लोज भी कर देंगे।
इसमें हम दे देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स या स्ट्रिंग्स। आपने ये टैग ओपन और क्लोज कर देना है, लाइक जिस तरह HTML में या अदर वेब की लैंग्वेज में होता है या XML में WPF में होता है। तो उस तरह करके आप उसके अंदर आप पैरामीटर डालेंगे ऐड नेम। आपने यहाँ पर अपना कनेक्शन का नेम देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने CN दे दिया, फिर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन कर। अब इसमें मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो मैं डाल देता हूँ इक्वल्स टू डॉट। अब डॉट क्या करता है, अगर आपका लोकल चल रहा है और SQL एक्सप्रेस नहीं लिखा हुआ आ रहा है, जैसे आप यहाँ से कनेक्ट करते हैं और आपका अगर मैं डिफ़ॉल्ट इंजन यहाँ से डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस यहाँ से चूज़ करता हूँ, जैसे आपका ये नेम लिखा आ रहा है या कंप्यूटर का नेम लिखा आ रहा है या /SQL एक्सप्रेस नहीं आ रहा तो आप ओनली डॉट से ही काम कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसलिए डेटा सोर्स में डॉट दे दिया। ठीक है, अब लगाएंगे सेमी कॉलम, अब लगाएंगे इनिशियल कैटलॉग, जो मेंशन कर रहा होगा आपके डेटाबेस का नाम। अब डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ कॉपी करके रखा होता, ये मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ रख दिया। अब उसके बाद मैंने सेमी कॉलम लगाया, उसके बाद मैं दूंगा अभी ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, जो विंडोज ऑथेंटिकेशन को मेंशन कर रहा होता है। ठीक है, सिक्योरिटी ट्रू मैंने रख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कनेक्शन यहाँ रेडी हो गया। मगर इसके अंदर एक चीज़ रहती है कि आपको बताना होगा कि इसका प्रोवाइडर नेम क्या है, कि कौन सा सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस के लिए। तो हम यूज़ कर रहे हैं SQL का, तो हम दे देंगे system डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, अब हमने ये नेम दे दिया। अब ये जो है कनेक्शन स्ट्रिंग डायरेक्ट SQL में जाके फाइंड करेगा। अब इस कनेक्शन को हम डायनेमिकली कैसे रीड राइट कर सकते हैं, अब मैं उसकी तरफ जाता हूँ। तो उसके लिए हमें कुछ रेपोजिटरी की क्लासेस बनानी पड़ेंगी पहले। तो हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर नाम रख देते हैं डेटाबेस सेटिंग्स, और ये हम बनाएंगे रेपोजिटरी। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। अब इसके अंदर भी मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, किस चीज़ का, कि डेटाबेस हेल्पर के नाम से। डेटाबेस हेल्पर के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक क्लास बनाऊँगा आई रेपोजिटरी डेटाबेस हेल्पर के नाम से। इसके अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसके अंदर हमारा फंक्शंस होंगे, ये सेव और टेस्ट के इवेंट्स होंगे और एक DB क्लास का वेरिएबल होगा। बेसिकली आई रेपोजिटरी डेटाबेस हेल्पर, जो ये जो क्लास बना रहा हूँ ये इस फॉर्म के लिए उसके इवेंट्स और जो कंट्रोल्स के पीछे जो डेटा बाइंडिंग अटैच हुई होगी उसके लिए। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक इंटरफेस के बारे में बता चुका हूँ। इसमें हम खाली अपने जितने भी फंक्शंस या जो भी इवेंट हम ओनली डिफाइन करें, इवेंट हैंडलर का हम एक बना देते हैं और इसके टैग में रख देते हैं इवेंट आर्गुमेंट और इसका नाम दे देते हैं सेव। ठीक है, एक और मैं बना लेता हूँ इवेंट हैंडलर, इसके अंदर मैं दे देता हूँ इवेंट और इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट। अब हम एक क्लास का वेरिएबल बनाएंगे कि डेटाबेस की जो क्लास है, अब वो क्लास हमारे पास अभी है नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हम सबसे पहले एंटिटीज़ में जाएंगे और एक फ़ोल्डर बनाएंगे डेटाबेस क्लासेस के नाम से। इसके अंदर हम एक क्लास ऐड कर लेंगे जिसके अंदर हमारे सारे वेरिएबल्स होंगे। हम इसका नाम दे देते हैं डेटाबेस क्लास। ठीक है, अभी हमारे पास पब्लिक क्लास होगी और ये मैं इसके अंदर वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहले हमारे पास क्या था, स्ट्रिंग और सर्वर नेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था स्ट्रिंग डेटाबेस नेम। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास था बूलियन, हमारे पास था ऑथेंटिकेशन, इसका मैं नाम ऑथ कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक क्लास बनाता हूँ जो स्ट्रिंग की इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जो स्ट्रिंग की होगी, जो जिसका हम नाम रख देंगे यूज़र।
उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें स्ट्रिंग का वेरिएबल होगा जिसका नाम हम रख देंगे पासवर्ड। अब ये बेसिकली हमारे पास एक क्लास बन चुकी है जिसके अंदर हमारा डाटा आ रहा होगा। अब हम यहाँ जाएंगे, अब इस क्लास को हम यहाँ डिफाइन कर देंगे, उसका एक वेरिएबल हम यहाँ कर देंगे डेटाबेस क्लास। अब ये रीड नहीं कर पा रहा, इसको हम फाइंड करेंगे तो ये बोल रहा है रेफरेंस ऐड करो एंटिटीज़ के अंदर, और एंटिटीज़ का रेफरेंस इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करो, क्योंकि उसको अपने इनसाइड में कहीं नहीं मिल रही वो। अब ये सारे प्रोजेक्ट एक ही में मेन में आ रहे हैं, तो वो यहाँ जाके एंटिटीज़ में जाके उसको यहाँ मिल रही, तो अब वो बोल रहा है इसको जो है एंटिटीज़ को रेफरेंस यहाँ से कर लो। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसका मेन बेसिक सॉल्यूशन ये कि आप यहाँ से जाएं ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस में। प्रोजेक्ट रेफरेंस में आएंगे, जो जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं वो आ जाएंगे। तो आपकी ये क्लास लाइब्रेरी आपने टिक किया, और इसके साथ आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर एंटिटीज रख दी। अब हम यहाँ पर जाएंगे तो अब हमें वो दिखा कि आप इसका जो नेम स्पेस है वो यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे ऐड करें, ताकि ये वहाँ से जाके इसको रीड करे। अब हमने ये किया तो अब हमारे पास एक क्लास बन गई और 2 इवेंट बन गए। अब इसके बाद हम एक और रेपोजिटरी बनाएंगे जो होगी ऐप सेटिंग, जिसके अंदर हमारे पास होगा कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करने का और होगा सेफ कनेक्शन स्ट्रिंग करने का। तो हम उस क्लास की तरफ जाते हैं और उसको भी यहीं पर बनाते हैं, एक न्यू क्लास। अभी मैं सबसे पहले सारी रेपोजिटरीज बना रहा हूँ, तो इसके बाद मैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाऊँगा। ठीक है, ऐप सेटिंग। ठीक है, मैंने ये एक रेपोजिटरी बनाई और उसको मैंने पब्लिक इंटरफेस, ये एक इंटरफेस की क्लास है, तो इसमें भी हम डिफाइन कर लेते हैं गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये पैरामीटर हम इसको दे रहे होंगे की का। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और बनाता हूँ void save कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसके हमें सेव करने के लिए हमें नीड होगी स्ट्रिंग की एंड वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, हमारे पास ये 2 रेपोजिटरीज बन चुकी हैं। इसके बाद हम एक और रेपोजिटरी की तरफ जाएंगे जिसके अंदर हम एक अपना फंक्शन डाल देंगे कि उसके अंदर भी इंटरफेस होगी, इसके अंदर एक फंक्शन डाल देंगे कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग, मतलब कि जब भी वो लॉगिन करे तो सबसे पहले चेक करे कि कनेक्शन स्ट्रिंग सही है या नहीं है, रिटर्न में हमें वो ट्रू फॉल्स है, तो हम उसकी बूलियन की बनाएंगे, ताकि वो जो लॉगिन करते वक्त एक थोड़ा सा पॉज चला जाता है, अगर कोई एरर हो एसक्यूएल का तो वो ना हो, उससे पहले ही हमें पता चल जाए कि कनेक्शन स्ट्रिंग है सही है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक और क्लास बना लेते हैं इंटरफेस की। इंटरफेस का नाम हम दे देते हैं आई रेपोजिटरी एसक्यूएल हेल्पर। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर पब्लिक इंटरफेस करता हूँ। ठीक है, और इसमें रख देता हूँ बोल इज कनेक्शन। ठीक है, अब मैंने ये एक इस नाम से बना दी। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और रेपोजिटरी की नीड है जिसके अंदर टेक्स्ट फाइल जो रीड एंड राइट हो रही होगी या ओनली रीड हो रही होगी, तो रीड या राइट उन दोनों में से जो भी हो रहा होगा वो प्रोसेस अपने अंदर उसके फंक्शन जितने भी हैं वो उसके अंदर स्टोर करेगा। तो टेक्स्ट फाइलें हम आगे भी बनाएंगे तो हम रेपोजिटरी एक ही बनाते हैं, ताकि आगे की भी जो टेक्स्ट फाइल्स जितनी भी हम जनरेट कर रहे होंगे तो उसकी जितनी सेटिंग है इसी रेपोजिटरी में फंक्शन जितने हैं डिफाइन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं एक क्लास बना देता हूँ आई रेपोजिटरी रीड राइट। ओके, अब मैंने इस नाम से बनाई, मैंने इसको क्लास से हटाया, मैंने कहा ये इंटरफेस है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बनाता हूँ कि अब जो राइट हमारा डाटा होगा, हम जितना भी ज़्यादा काम करेंगे सेव का, डेटाबेस का या टेक्स्ट फाइलों का भी, वो टास्क पे डिपेंडेंट होगा, मतलब कि ए सिंक के थ्रू हम करा रहे होंगे ताकि हमारा यूआई रिस्पॉन्सिव रहे और फास्ट रहे, हमारा कोड
बैकग्राउंड पे चले और यूआई पे इतना इफेक्ट ना हो और वो इफेक्टली फास्ट हो। ठीक है, अब मैं बना देता हूँ टास्क और उसके अंदर पैरामीटर इंटीजर दे देता हूँ और राइट के नाम से बना देता हूँ। अब इसके अंदर हमें टेक्स्ट फाइल की एक लोकेशन चाहिए होगी और एक क्लास चाहिए होगी डेटाबेस की, कि जिसके अंदर हमारा डेटा होगा और किस लोकेशन पे जाके वो इस सारे डेटा को सेव। ठीक है, तो सबसे पहले हम दे देते हैं डेटाबेस क्लास। इसका भी हम रेफरेंस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसका हम नाम रख देते हैं db। ठीक है, अब उसके बाद एक स्ट्रिंग हमें लोकेशन चाहिए होगी कि किस लोकेशन पे ये जाके राइट करें। अब इसी तरह की हमें रीड की क्लास चाहिए होगी, तो जितनी भी राइट की क्लासें होंगी हम उसको यहाँ पर कमेंट में लिख देंगे राइट फंक्शंस होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ कमेंट इसलिए बेहतर है कि बाद में अगर प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो हमें रीड करने में पढ़ने में आसानी हो कि हमने कहाँ क्या कुछ किया था। ठीक है, तो कमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, रीड फंक्शंस। ठीक है, अब इसके अंदर टास्क में मैंने डाल दूंगा। अब मैंने ऊपर इंटीजर डाला था, इंटीजर क्या करेगा कि राइट हो जाएंगे तो रिटर्न 10 के फॉर्म पे या कुछ भी सेंड कर देगा कि हो गया टास्क जो है। अब यहाँ पर मैं इंटीजर नहीं डालूंगा, यहाँ पर जो रीड की क्लास बनेगी कि डेटा रीड हो रहा है तो वो किस फॉर्म में लाए, इस क्लास के फॉर्म में लाए, इस क्लास को फिल करके लाए। तो अब मैं इसमें जो है टास्क में जब वो रिटर्न में आएगा तो मैं इस क्लास को रिटर्न, तो इसमें रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ रीड डेटाबेस। ओके, और इसका मैं नाम रख देता हूँ, सॉरी इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ राइट डेटाबेस, ताकि नेम भी इजीली हमें रीड कर सके। अब जो रीड कर रहा होगा इसके अंदर पैरामीटर हमें सिर्फ ये लोकेशन का चाहिए होगा, तो अब हम यहाँ से ये कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी सारी रेपोजिटरीज बन चुकी हैं, जो 1 2 ये 3 और एक और होगी ये 4। ठीक है, ये 4 रेपोजिटरी पे हम काम करेंगे। अब हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, रीड और राइट को। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम डाटा की तरफ जाते हैं, जो जिससे हमारा आपको मैंने पहले बताया था कि हमारा डाटा होगा, सारी इम्प्लीमेंटेशन होंगी, जो हमने फंक्शंस बनाए होंगे जितने। ठीक है, तो इसका नाम हम रख देते हैं डेटा सेटिंग्स डाटा, डेटाबेस सेटिंग्स डाटा। ठीक है, इसके अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं जो आई रिपोजिटरी रीड राइट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम इसके लिए एक क्लास बनाते हैं, उसका क्लास का नाम रख देते हैं रीड राइट डाटा के नाम से हमने एक क्लास बना दी और इसका हमने पब्लिक कर दिया। ठीक है, अब वो ये सारे फंक्शंस हमें यहाँ इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसका इजी हल ये है कि हम इसका नाम कॉपी करेंगे और इसको इनहेरिट कर देंगे इसके साथ। तो अभी मेरे ख्याल से ये इसका रेफरेंस नहीं उठाएगा क्योंकि उसको मिसिंग लग रहा है रेफरेंस। तो हम वही काम करेंगे, यहाँ पर भी ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस करेंगे और हमें इसके अंदर क्या चाहिए होगा, हमें इसके अंदर एंटिटीज भी चाहिए, रेपोजिटरी। तो हमने इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जब ऐड कर लेंगे तो अब इसको ये रेफरेंस यहाँ से मिल जाएगा। अब हमने ये अभी रेफरेंस ऐड करने के बाद वो ब्लू तो हो गया, मगर फिर भी एरर कि आप इनहेरिट कर दिया। अब इसके जो ये फंक्शंस हैं आप इनको इम्प्लीमेंट करें, तो हम यहीं पर इसके ऊपर जब एरर दे रहा होगा शो पोटेंशियल फिक्सेस पे जाएंगे तो यहाँ आ रहा होगा इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस। तो हम इसको अगर खुद भी लिख सकते हैं, मगर इजी वे है कि हम यहाँ पर क्लिक करें तो वो उसकी जितने भी इंटरफेसेस की जो क्लासेस हैं वो बना दें। ठीक है, अब ये हमारे पास यहाँ पर बने हुए आ गए। तो सबसे पहले हमारे पास हम राइट को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और राइट का हम सबसे पहले काम करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए होता है स्ट्रीम राइटर के नाम से, स्ट्रीम राइटर के नाम से। अब इसको ये जो क्लास करती है ये लोकेशन लेती है और वहाँ पर जो फाइल वहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देती है। ठीक है, या टेक्स्ट फाइल जो भी है वो क्रिएट कर देगी, मगर इसको हमने यूजिंग में इसलिए रखा है
कि यूजिंग का काम ये होता है कि जब इसका काम कंप्लीट हो जाए तो इस फाइल को क्लोज कर दे, डिस्पोज कर दे, मेमोरी से ख़त्म कर दे। पहले हम ये करते थे कि अब जैसे ये हम बना रहे हैं स्ट्रीम राइटर, ठीक है। अब जब पहले हम ये करते थे यूजिंग में नहीं रखते थे और हम एस आर डॉट क्लोज करते थे या एस आर डॉट डिस्पोज करते थे, तो वो एक लाइन का कोड ज़्यादा होता था। तो अब यूजिंग हमारा जो है काम आसान कर देता है कि यूजिंग के अंदर हम कुछ भी रखेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली डिस्पोज करते हैं। तो स्ट्रीम राइटर हमसे मांग रहा है कुछ पैरामीटर्स, ये मीन्स लोकेशन क्या होगी। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं फाइल्स और उसके बाद बैकस्लैश डालते हैं। अब ये जो है ये ऑटोमेटिकली, पहले हम ये भी कर सकते हैं कि एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पाथ के जरिए हम जहाँ पर exe पड़ी है वहाँ का पाथ उठा लें और वहाँ पर वो फाइल्स का फोल्डर क्रिएट करें। मगर जब आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर दे रहे हैं तो वो स्ट्रीम राइटर क्या करेगा, इससे पहले वाला पाथ आपको देने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा कि भाई इसका डिफ़ॉल्ट पाथ जहाँ से ये exe चल रही है वहीं का। तो वहाँ पर जाके इस फाइल्स का एक फोल्डर क्रिएट करो, नहीं सॉरी, फाइल्स का फोल्डर हम रखेंगे बिन में, वहाँ पर फाइल्स का फोल्डर होगा और बैकस्लैश दिया है कि वहाँ कहाँ जाके इससे आगे हमने किस फाइल का नाम दे दिया कि वहाँ जाके ये जो है फाइल क्रिएट करते हैं। अब फाइल का जो नेम होगा वो यहाँ आ रहा होगा LOC, सही है। अब फाइल का नेम इसके अंदर होगा तो हम इसको नेम चेंज करके हम कर देते हैं फाइल नेम और इसको भी यहाँ से भी चेंज कर देते हैं ताकि हमें रीड करने में आसानी हो, फाइल नेम, ठीक है। और इसका भी हम ये कर देते हैं। अब हमने इसको फाइल नेम कर दिया और इसको भी यहाँ फाइल नेम दे दिया और के लोकेशन का वेरिएबल लोकेशन को मेंशन कर रहा था और लोकेशन हमने यहीं दे दी, ठीक है। हमें बाहर लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, हम खाली वहाँ पर फाइल नेम देंगे, बाकी लोकेशन ये काम कर देगा कि जहाँ ये exe पड़ी होगी और फाइल्स का फोल्डर हमने बना के रखा है। तो फाइल्स का फोल्डर हम पहले से बना के रख देते हैं, इसकी बिन में जाते हैं और डिबग में जाते हैं, .NET 5 में जाते हैं और एक फोल्डर यहाँ बना लेते हैं फाइल्स का, ठीक है। हमने ये फोल्डर बना लिया। अब ये खुद ही उठा लेगा फाइल्स के फोल्डर के अंदर उस फाइल नेम की एक फाइल क्रिएट कर देगा। अब उस टेक्स्ट फाइल के अंदर होगा क्या, यहाँ पर हम बताएंगे कि राइट लाइन कर रहे होंगे क्या इसके अंदर के पैरामीटर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, dp.server नेम। अब ऐसे हमें 5 क्रिएट करने, 3 और 5। उसके बाद हमारे पास क्या था, डेटाबेस नेम। उसके पास था हमारे पास ऑथेंटिकेशन, तो auth.toString करेंगे ताकि वो जो है उसका स्ट्रिंग का वेरिएबल से सेव करे, मतलब कि ट्रू या फॉल्स जो है स्ट्रिंग में लिखा हुआ वो सेव करे, ठीक है। हम थोड़ा सा अब उसके बाद हमारे पास था यूज़र नेम, उसके बाद हमारे पास था पासवर्ड। अब ये मैंने कर दिया मगर ये स्टिल एरर दे रहा है, ये बोल रहा है इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो हम रिटर्न में क्या भेज देंगे कि रिटर्न जब हमारा काम कंप्लीट हो जाए तो टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट से हम कुछ भी 0 पास कर देंगे, तो अब वो एरर नहीं देगा, उसको रिटर्न टाइप नहीं देगा। अब उसके बाद हमारे पास रीड का फंक्शन है। अब रीड के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास स्ट्रीम राइटर है इसी तरह हमारे पास स्ट्रीम रीडर भी होता है जो क्या करता है कि उस लोकेशन पे जाके उस फाइल को रीड करता है। तो इसको हम कर देंगे स्ट्रीम रीडर SR = न्यू स्ट्रीम रीडर। अब इसको भी चाहिए फाइल का नाम, लोकेशन चाहिए पूरी और प्लस फाइल का नाम। हम यहाँ से ये कॉपी कर देते हैं और इसको हम ये देते हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इस फाइल नेम में कुछ भी होगा ये इस वेरिएबल में रीड कर लेगा, मतलब जब हम कोड रीड लाइन का लगाएंगे तो वो लाइन वाइज रीड करेगा। जितनी बार हम लगाएंगे, पहली टाइम हम लगाते हैं SR.readLine तो पहली लाइन रीड करेगा, फिर सेकंड टाइम हम लिखेंगे SR.readLine तो वो सेकंड लाइन को रीड करेगा। तो हमारे पास 5 लाइंस उसने यहाँ क्रिएट की,
सर्वर नेम, डेटाबेस नेम, ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम, पासवर्ड। अब इस पांचों लाइन को हम रीड करेंगे। अगर हम रीड करके फिल करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर, डेटाबेस की क्लास के अंदर। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं यहाँ से डेटाबेस का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं डेटाबेस क्लास का, और उसको हम नाम दे देते हैं डीबी। ठीक है, ये इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर ऊपर के मैं यहाँ डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्ट पूरा पास भी करा सकता था, ये इसलिए करा रहा हूँ कि पब्लिक के नीचे हमें रिटर्न टाइप ये सेंड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जब ये काम हो जाएगा हम यहाँ से रिटर्न टास्क डॉट फ्रॉम रिजल्ट में क्या पास करा देंगे, अंडरस्कोर डी। जब ये फिल हो जाएगी तो हमने पहले ही पास कर दिया। ठीक है, अब इसको इसको अब हमने पूरा फिल करना सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर डी बी इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस क्लास और कुछ इस तरह करेंगे। सही है, तो अब हमारे पास ये ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। अब हमारे पास इसके वेरिएबल नेम आ जाएंगे। सर्वर नेम में हम ये करेंगे sr डॉट रीड लाइन, क्योंकि सर्वर नेम जो है पहली लाइन थी। ठीक है, अब उसके बाद हमें इस तरह की 5 लाइन्स चाहिए, 2 3 4 5। ठीक है, हमारे पास 5 हो गई, लास्ट में से मैंने कॉमा हटाया। अब सेकंड में हमारे पास था डेटाबेस नेम और थर्ड में हमारे पास था ऑथेंटिकेशन। सही है, अब ये थोड़ा सा एरर दे रहा है क्योंकि बूलियन फील्ड है, तो इसको हम कर देंगे पार्स बूलियन में। बूल डॉट पार्स कन्वर्ट कर देंगे बेसिकली इस लाइन को बूलियन में, तो वो अब एरर नहीं देगा। अब यूज़र नेम पे जाएंगे, फिर हम इसके अंदर पासवर्ड फिल कर देंगे। अब ये जो हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाई थी उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब ये सारी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है। अब सेकंड हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव थी एसक्यूएल हेल्पर। ठीक है, अब इसकी भी हमने क्लास बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और क्लास क्रिएट करेंगे। किस नेम से क्रिएट करेंगे और कहाँ पर, हम यहाँ डेटा के अंदर क्रिएट करेंगे। डेटा के अंदर हम एक क्लास बना देते हैं, किस नेम से, एसक्यूएल हेल्पर डेटा के नाम से। यहाँ पर हम यहाँ रख देते हैं एसक्यूएल हेल्पर डेटा। ठीक है, अब थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, ये हमने नाम रखा है रीड राइट डेटा, मगर ये इसको मेंशन नहीं कर रहा, तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर एक फोल्डर बना देंगे रीड राइट टेक्स्ट फाइल्स के नाम से, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसका नेम स्पेस भी थोड़ा सा सही कर देंगे, हम इसको रीनेम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको रखते हैं और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास और सॉरी अंडरस्कोर। अब ये जो है सही फोल्डर पे सही मेंशन हो रहा है कि ये इसके अंदर जितनी भी रीड राइट क्लासेस होंगी उसके अंदर। ठीक है, अब हमने एसक्यूएल हेल्पर की क्लास जो है इसी के अंदर बनानी थी, क्योंकि डेटाबेस सेटिंग डेटा का फोल्डर हमने बनाया। अब उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको पब्लिक सी से पहले ले गया पब्लिक क्लास, और अब वही रिप्रेजेंटेटिव इनहेरिट करेंगे ये। ठीक है, हमने रेफरेंस इस प्रोजेक्ट में ऐड किया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव का। उसके बाद हम जब ये करेंगे तो स्टिल वो एरर देगा। एरर इसलिए देगा कि उसके अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो आपने यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट करना है। सही है, इससे पहले हम क्या करेंगे, एक एसक्यूएल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, वेरिएबल बना लेंगे। अब ये बोल रहा है कि इंस्टॉल करो इस पैकेज को एसक्यूएल system.data.sql क्लाइंट को। तो ये थोड़ा विजुअल स्टूडियो 2019 थोड़ा सा आपको फ़ौरन हिंट दे देता है कि जो चीज़ नहीं होती उसके पास, तो वो आपको फ़ौरन दे देता है। आपको नजेट में जाने की ज़रूरत नहीं होती और आप यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहीं से कर रहा हूँ, फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन। अब मैंने उस पर क्लिक किया, अब उसको फाइंड कर रहा है और लेटेस्ट वर्जन उसने इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। ठीक है, हम जाके देखेंगे तो ये रहा। ठीक है, अब हमारे पास इस वेरिएबल को अब हम बना सकते हैं।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर इस क्लास का बनाएंगे। जब भी ये क्लास रीड होगी तो उसके कंस्ट्रक्टर, उसके ऑब्जेक्ट में जब वो लास्ट में आ रहा होगा तो हमें एक पैरामीटर चाहिए होगा कनेक्शन स्ट्रिंग का। ठीक है, अब हम इसी क्लास के कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्टर जो है उसी क्लास का नेम होता है बेसिकली। जैसे आप फॉर्म में देखते हैं इनिशियलाइज कंपोनेंट, तो वो भी कंस्ट्रक्टर होता है जो उसको रीड कर रहा होता है पहले। तो उसके बाद हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बना के इसके अंदर हमें पैरामीटर चाहिए होगा स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग हमें इसमें चाहिए होगा। अब इसके अंदर हम पास कर देंगे ऊपर जो हमने वेरिएबल बनाया न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर हम पास कर देंगे कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया। ठीक है, अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर में आ गया, ये जो है इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने इस फंक्शन को का इम्प्लीमेंटेशन शुरू करनी है कि ये काम क्या करेगा। ये काम ये करेगा कि इफ़ कनेक्शन चेक करेगा जो ऊपर हमने ये दिया, ये वैलिड है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं cn जो वेरिएबल का नाम है कनेक्शन का, और स्टेट इक्वल्स टू कनेक्शन कनेक्शन स्टेट चेक कर। ठीक है, ये तेरा है इस तरह कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज्ड। अगर वो क्लोज्ड है तो रिटर्न कर दो cn डॉट ओपन और रिटर्न ट्रू। अब ये हमारा काम ये करेगा, मतलब कि कनेक्शन चेक करेगा और हमें पैरामीटर सेंड करेगा। ये हमारे पास बन गई एसक्यूएल हेल्पर की क्लास जिसके अंदर रेपोजिटरी इनहेरिट हो गई। अब उसके बाद हमारे पास थी ये हो गई, ये हो गई। उसके बाद हमारे पास थी ऐप सेटिंग की। अब इसके अंदर गेट कनेक्शन स्ट्रिंग एंड सेव कनेक्शन स्ट्रिंग दो आ रहे हैं। अब हम इनको इनहेरिट करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी क्लास बनाते हैं डेटा के अंदर, और इसी के अंदर बनाते हैं ऐप सेटिंग डेटा के नाम से। ठीक है, यहाँ पर हम क्लास का नाम दे देंगे ऐप सेटिंग। ठीक है, ऐप सेटिंग डेटा। ठीक है, हमने ये क्लास का नाम दे दिया और इसको हम पब्लिक कर देंगे। अब इसके अंदर हम इनहेरिट कर देंगे ये ऐप सेटिंग। ठीक है, जब हम इनहेरिट करेंगे सेम वही, पहले तो रेफरेंस ऐड करेंगे, उसके बाद हम ने जो दो फंक्शंस थे उनको यहाँ से इम्प्लीमेंट इंटरफेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देगा, तो उससे पहले हम सेम इसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का अब ये उठा नहीं रहा, हम इसके यहाँ पर जाएंगे तो ये बोलेगा रेफरेंस ऐड करो, हमने ये ऐड कर लिया। उसके बाद हम इसको नाम दे देंगे कॉन्फ़िग का। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डालेंगे जो हमें पैरामीटर चाहिए होंगे इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने के लिए, ऐप सेटिंग डेटा। ठीक है, और इस कॉन्फ़िग को हम फिल करेंगे इक्वल्स टू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर चाहिए होगा इसमें, मैनेजर मैनेजर आ गया। अब इसको करेंगे ओपन exe कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें ये चाहिए होगा, ये हमें से यूज़र लेवल पूछ रहा होगा, तो अब हम इसको अपना यूज़र लेवल दे देंगे कॉन्फ़िगरेशन यूज़र लेवल, इसको कर देंगे नल। ठीक है, इसको हम कर दिए नल। अब ये हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। अब इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिसके अंदर गेट कनेक्शन और सेव कनेक्शन होगा। ठीक है, अब गेट कनेक्शन के अंदर हमें की चाहिए थी, जो हमने वहाँ पर बनाया था, तो हमें की चाहिए थी। हम इसके अंदर और रिटर्न स्ट्रिंग है तो हम रिटर्न कर देंगे कॉन्फ़िग डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये बना देंगे की जो हमने वहाँ से ली, और उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग। ये हमारे पास कुछ इस तरह कनेक्शन स्ट्रिंग रिटर्न हुई। अब उसके बाद सेव पे आ जाते हैं कि सेव कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए तो कॉन्फ़िग
config डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, इसके अंदर हम की पास करेंगे की, ठीक है, और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू वैल्यू। अब ये हमारे पास वैल्यू का एक ये बन चुका है। उसके बाद हम इसको एक और देंगे, config डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, इसके अंदर भी हम की पास करेंगे और उसके बाद इसको हम करेंगे प्रोवाइडर नेम क्या है। जो अब ये सारा काम हम कर रहे हैं ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल को राइट करने के लिए, ठीक है। तो जो हमें आगे प्रोवाइडर नेम देना होता है, प्रोवाइडर नेम, अब उसके बाद हम यहाँ रख देंगे सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अब हमने ये देने के बाद वही कॉन्फिग डॉट सेव का एक मेथड हमारे पास कॉन्फिग ये दे रहा होता है। बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन जो है वही ऐप डॉट कॉन्फिग है, उसी को क्लास का सारा काम कर रही होती है, उसी को एक्सेस करने के लिए। अब उसके बाद हम इसको सेव करेंगे और इसको मोड दे देंगे कॉन्फ़िगरेशन डॉट मॉडिफाइड। अब जब हम आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे तो ये उस ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल को राइट करेगी इसको, सही है। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास एक रेपोजिटरी बचती है जो है आई रेपोजिटरी डेटाबेस हेल्पर, जो बेसिकली इस फॉर्म के लिए था, इसके इन दो बटन्स के लिए, इन दो बटन्स के लिए और इनकी डेटा बाइंडिंग के लिए। अब बेसिकली क्या होता है कि डॉटनेट कोर में मैंने आपको पिछली वीडियो में एक स्टार्टिंग में बताया था कि डेटा सोर्स सपोर्ट नहीं करता, वो शायद डेटा सोर्स नहीं था, वो मैं कहना चाहता था डेटा बाइंडिंग। तो डेटा बाइंडिंग माइक्रोसॉफ्ट अभी डॉटनेट कोर सपोर्ट नहीं करता। उसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह देता हूँ कि मैं अगर फॉर्म पे डेटा ग्रिड रखता हूँ और इसको मैं यहाँ इंक्रीज कर देता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ तो ये देखें नल आ रहा है, कहीं से मुझे वो बाइंडिंग ऐड करने नहीं दे रहा, डेटा बाइंडिंग वो सपोर्ट नहीं करता, जिसके लिए अब हमें प्रोग्राम के थ्रू जितने भी कंट्रोल्स हैं उनको बाइंड करना पड़ेगा। इनकी आप अगर कोई फीडबैक या रिपोर्ट हो इस तरह की तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैंने इनकी ये कंप्लेन दी हुई थी कि ये इशू है अभी डॉटनेट कोर पे और ये इम्पोर्टेंट भी है, तो उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि फ़िलहाल ये सपोर्ट नहीं करता। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप अपने फीडबैक या जितने भी इश्यूज़ हैं आप विजुअल स्टूडियो अपना अकाउंट लॉगिन करें और दे सकते हैं। तो ये मैंने इनको विद इमेज के साथ दिया था। तो अगर मैं यहाँ डिस्कशन में जाता हूँ तो इन्होंने कहा थैंक्स फॉर योर फीडबैक, द डेटा सोर्स इज नॉट सपोर्टेड इन डॉटनेट कोर फॉर्म डिज़ाइनर करंटली, वी विल इम्प्लीमेंट इन अ लेटर रिलीज। तो मैंने इनको रिप्लाई में एक कमेंट भी किया था कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन डॉटनेट कोर। तो इन्होंने मुझे रिप्लाई किया था द डेटा सॉरी वी हैव डायरेक्टली योर फीडबैक शेयर्ड, आई थिंक कहाँ गया, डेटा इज नॉट सपोर्टेड वी विल इम्प्लीमेंट। मैंने एक रिप्लाई किया, आई थिंक मुझे मिल नहीं रहा, मुझे कह रहा था शो रिएक्शन या थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, यस इट्स इम्पोर्टेंट, वी हैव रिपोर्टेड इट टू द डेव टीम। उन्होंने रिपोर्ट कर दी है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है अभी डॉटनेट कोर में, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट आउटलाइन है ये अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इन्होंने उसमें कहा था दिस इज़ अ नॉन इशू एंड दिस इशू इज़ करेंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, आवर टीम विल गेट बैक टू इफ ईदर मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, अ वर्क अराउंड इज अवेलेबल और इशू इज रिजॉल्व। ठीक है, अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, वो प्रॉब्लम भी मैं बता देता हूँ। जैसे आप क्योंकि इसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग के लिए मुश्किल हो जाता है, जब मैं डैशबोर्ड डिज़ाइन करूँगा उस पर मुझे एक एक चीज़ देख के करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना मुझे दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। अब जैसे मैं इस फॉर्म को यहाँ पर डॉक इसको मैं कर देता हूँ डॉक टॉप। मैं एक काम करता हूँ, कॉपी हो जा, पेस्ट पेस्ट। अब मैंने यहाँ पर 4 पैनल रखे हैं, ठीक है,
4 पैनल, एक को मैं दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ टॉप राइट, इसको मैं कर देता हूँ टॉप लेफ्ट, इसको मैं कर देता हूँ टॉप ये। अब मुझे किसी पैनल को, हम डॉक्यूमेंट आउटलाइन को, अब मैं पैनल चाह रहा हूँ कि ये पैनल ऊपर चला जाए या नीचे हो जाए, तो मैं यहाँ से ये नहीं कर सकता। विन फॉर्म में ये डॉट नेट कोर के अलावा एक कैपेबिलिटी थी कि आप अपने कंट्रोल्स को ऊपर नीचे किसी और पैनल में मूव कर दें। फॉर एग्जांपल मैं एक बटन रख देता हूँ इसके अंदर। अब इसके अंदर बहुत सारे बटन हैं, तो अब मैं चाह रहा हूँ ये बटन जो है डायरेक्ट इस पैनल में आ जाए, तो यहाँ से अब मैं मूव नहीं कर सकता, ये भी बग है। तो अभी कुछ इस तरह के बग मैंने फेस किए, तो मैंने उनकी फॉरम पे जाके इश्यूज उनको बताया और पोस्ट किया। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया ये अभी करंटली इन्वेस्टिगेशन पे है, और ये मैंने आई थिंक अक्टूबर का किया हुआ, या 22 अक्टूबर से मैंने ये बोला हुआ। अभी तक इनकी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई। अपडेट तो आई है मगर उसके अंदर ये इश्यू सॉल्व होके नहीं आया। ठीक है, चलें मैं बैक टू कंटिन्यू करते हैं हम अपने काम पे। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि अब हमारे पास ये डेटाबेस हेल्पर, अब इसकी हम एक डेटाबेस में क्लास बनाएंगे जहाँ पर ये सारे इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब मैं क्लास ऐड करता हूँ डेटा के अंदर से। एक क्लास मैंने ऐड करूँगा डेटाबेस डेटा के नाम से, डेटाबेस डेटा। अब हम इसमें थोड़ा सा काम चेंज करेंगे, हम इसके अंदर डायरेक्ट इनहेरिट नहीं करेंगे वो रेपोजिटरी जो हमारी लास्ट रेपोजिटरी रहती है, आई थिंक ये डायरेक्ट इनहेरिट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका जो है व्यू लेंगे। क्या अब ये जो मेन रेपोजिटरी अब ये इवेंट्स ले रही है और ये सारे, तो अब इसको हम उस फॉर्म के अंदर इनहेरिट करेंगे फॉर्म के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले वो सारी रेपोजिटरीज जितनी भी चारों अभी हमने बनाई है वो सारे उनके यहाँ वेरिएबल बनाएंगे। तो अब हम एक एक करके इसका वेरिएबल बना लेते हैं। आई रेपोजिटरी एसक्यूएल हेल्पर और इसका नाम दे देंगे हेल्प। ठीक है, इसको हम फिक्स कर देते हैं ये। उसके बाद हमारे पास है ऐप सेटिंग, उन सब रेपोजिटरी की नीड अब हमें यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम हम दे देंगे ऐप सेटिंग्स। ठीक है, ये दो हो गई। उसके बाद थर्ड वन ये है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसका नाम दे देते हैं टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, हमारे पास फोर्थ थी एसक्यूएल हेल्पर, ऐप सेटिंग हो गई, ये राइट हो गया, तो डेटाबेस हेल्पर या ये हमारे पास फोर्थ ये है, तो इसको हम नेम दे देते हैं व्यू। ठीक है, जो ये क्योंकि व्यू के साथ कनेक्ट होगी तो इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं व्यू का, ये वाली रेपोजिटरी। ठीक है, अब हमने इनके नाम देने के बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे डेटाबेस डेटा का, जिसके अंदर हमें पैरामीटर चाहिए होंगे डेटाबेस हेल्पर का और डेटाबेस क्लास का, जो हम रिसीव करेंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ कॉपी करते हैं इस पूरे को और यहाँ रख देते हैं, और कॉमा करके हम दे देते हैं अपनी डेटाबेस क्लास जो हमने बनाई थी। इसको हम फिक्स कर देते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं DB क्लास। तो ये अब दो पैरामीटर हमें रिसीव हो गया, अब इनको फिल कराना है, तो हम करेंगे व्यू इक्वल्स टू जो कंस्ट्रक्टर में आ रहा है व्यू उसकी इक्वल, आप सेम नेम कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर मेन में और इसमें। ठीक है, और जो मेन वाले एक्सेस आप इस तरह करें और इनको डायरेक्ट नेम दे देंगे, यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको भी किसी जगह पे रखना है, तो इसका भी वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका बनाने के लिए डेटाबेस क्लास और सेम नेम रखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे दिस डॉट अंडरस्कोर DB क्लास इक्वल्स टू अंडरस्कोर DB क्लास। ठीक है,
अब वो यहाँ से जो क्लास का डेटा रिसीव हो रहा होगा वो यहाँ पर सेल होगा। अब उसके बाद हमें एक और यहाँ पर बनाना है, मगर उससे पहले उसका एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, प्राइवेट वॉइड वायर अप व्यू इवेंट्स। अब उनको इवेंट्स को लिंक करा, तो उसके लिए हम करेंगे दिस डॉट अंडरस्कोर व्यू। अब ये जो व्यू था, इस व्यू से हम गेट करेंगे उस इवेंट का नाम। तो ये हमने टेस्ट रखा तो इसने लिया है, प्लस इक्वल्स टू जो इवेंट को स्लाइस करने के लिए होता है न्यू इवेंट हैंडलर इवेंट ARGS। ठीक है, अब इसके अंदर हम इवेंट का नाम देंगे जो अभी हम आगे बनाएंगे। ठीक है, हमने ये नाम दे दिया। तो हमारे पास टेस्ट और सेव दोनों थे, तो हम दोनों को बना लेते हैं। यहाँ पर हम सेव का नाम देते हैं और यहाँ पर भी हम इसको रीनेम करके सेव कर देते हैं। प्लस इसके अंदर हम बनाएंगे दिस डॉट अंडरस्कोर व्यू डॉट db। आई थिंक मिसिंग है कुछ, व्यू डॉट db क्लास नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, इसके अंदर हम देख लेते हैं पब्लिक, या हमने यहाँ पर नाम नहीं दिया। हम इसको नाम दे देते हैं डेटाबेस db क्लास। और इसको जब हम फाइंड करेंगे तो अब आ रहा है इक्वल्स टू जो अब हमने ऊपर रखी है db क्लास, हम वो दे देंगे जो ये बनाएगी। सही है, जो यहाँ से डेटा फेल हो जाएगा तो वो रिटर्न करेगी, तो वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए, अब हमने क्या करना है, अब ये जो हमने इवेंट बनाया है, फंक्शन बनाया है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लोड कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जो अपने इवेंट अभी आपने बनाए हैं उनको नीचे जो यहाँ पर इवेंट इनिशियलाइज किए हैं, अब उनको बनाना भी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्राइवेट वॉइड अंडरस्कोर व्यू अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से बनाएंगे। और इसके अंदर जैसे इवेंट में होता है ऑब्जेक्ट सेंडर और इवेंट आर्गुमेंट ई, तब वो वहाँ ऊपर देखेंगे तो वो एरर हट जाएगा। अब इसी का ये कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे सेव, तब ये यहाँ से भी हट गया। अब हमारा टेस्ट और सेव का असल काम इवेंट का स्टार्ट होता है। जो मैंने आपको कहा था कि हम वीपी का टच रखेंगे, जो हमारा जितना भी टेस्ट का कोड होगा फॉर्म से हटा के हम यहाँ रखेंगे और हम फॉर्म पे टेस्ट के बटन के पीछे इस फॉर्म पे इस इनहेरिट करेंगे और इसके इवेंट को यहाँ से कॉल कर लेंगे। सही है ना, तो वो इसको हिट कर लेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक पैरामीटर बनाते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से और इसको एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, हम रख देते हैं एम्प्टी। तो आप यूं भी कर सकते हैं और एम्प्टी भी कर सकते हैं, तो इसको फास्टली रीड करता है माइक्रोसॉफ्ट। आप इसकी भी गूगल पे कर सकते हैं कि एम्प्टी और इन्वर्टेड कॉमर्स में क्या डिफरेंस आप कर सकते हैं, मगर ये स्टैंडर्ड वे है एम्प्टी करने का। आप इसको स्ट्रिंग, अगर इसके अंदर रिसीव इसी तरह होगा, ये यही होगा, नल लिखा हुआ नहीं होगा, यही होगा, मगर हम इसको इस तरह मेंशन करेंगे। ठीक है, इफ, अब हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, इफ db auth db class dot auth अगर ट्रू है, सही है, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग को फिल करना है। अगर वो ट्रू है तो अब हमें नीड नहीं होगी यूजर नेम और पासवर्ड की। सही है, तो जो हमारा ऐप डॉट कॉन्फ़िग के अंदर सेव हो रहा होगा उसके अंदर हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड राइट ना हो। सही है, तो वो ये जाके राइट कर रही होगी, तो इसके अंदर हम इस तरह का कुछ फिल करेंगे। इसमें से एक हटा देते हैं, हमारा एक ही पैरामीटर है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब हम इसमें से हटा के स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट करते हैं। सही है, और इसके अंदर सॉरी ये रख देते हैं, और वो जो हमने लिखा था डेटा सोर्स इक्वल्स टू 0। अब फॉर्मेट का ये फ़ायदा होता है कि आप इक्वल्स टू में यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ भी ज़ीरो डाल दें तो वो आगे के जो आप कॉमा दे के नाम डालेंगे तो वो रीड कर लेगा, यहाँ पर उठा लेगा। ठीक है, वो फॉर्मेट के थ्रू। अब उसके बाद हमारे पास था सेमी कॉलम इनिशियल कैटलॉग, ये इसमें हम रख देते हैं 1। अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा है, एंटर कर देता हूँ
इसके अंदर हमने 1 रख के अब हमने दे दिया, अब हम दे देंगे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। सही, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू दे देंगे। ठीक है, इसमें भी सेमीकोलन लगा देंगे। तो अब ये जो है एक हमारा हो गया, मगर इसके अंदर हमें 2 पैरामीटर देने हैं जो हमने 0 और 1 लिखे हैं। ठीक है, अब 0 1 में क्या आएगा, अब इसके अंदर एक मिस्टेक है, इक्वल्स टू ये करेंगे और 0 1 में हमारे पास क्या आएगा कि सबसे पहले हम देंगे डेटाबेस सर्वर डीबी क्लास जो हमने वहाँ से रिसीव करी है, उसके अंदर जो डेटा आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर हम दे देंगे सर्वर नेम और डीबी क्लास डॉट हमारे पास क्या है डेटाबेस नेम। अब ये वेरिएबल फिल हो चुका है, मगर अब इसकी दूसरी कंडीशन रह गई जहाँ पर पासवर्ड। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपके इजी के लिए स्क्रीन पर रहे तो मैं इसमें एल्स रखता हूँ और कनेक्शन स्ट्रिंग गोस टू स्ट्रिंग आउट फॉर्मेट, सॉरी। तो अब इसके अंदर वही चीज़ यहाँ रखता हूँ, डेटा सोर्स यहाँ तक। ठीक है, कैटलॉग तक। अब हमारे पास इससे आगे आप इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू नहीं करेंगे। अगर वो यूज़र ने पासवर्ड से कर रहा है तो हम दे देंगे यूज़र आईडी इक्वल्स टू ट्रू एंड हम पासवर्ड दे देंगे यहाँ पर पासवर्ड इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में 3 कर। ठीक है, और यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सेमीकोलन। अब हमने ये 3 दे दी। अब इस 1 0 1 2 3 के अंदर जो डेटा है अब हम वो पास करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, db क्लास डॉट सर्वर नेम, db क्लास डॉट डेटाबेस नेम। ठीक है, इसको हम यहाँ इंटर पर नीचे ले आएंगे और इसको लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, db क्लास डॉट यूजर नेम और db क्लास डॉट पासवर्ड। अब ये हमारे पास वेरिएबल के अंदर फिल हो गया डेटा। ठीक है, अब इस वेरिएबल में हमारे पास ये डेटा कंडीशन बेस्ड फिल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने ऊपर जो रेपोजिटरी बनाई हुई है चारों, उसमें से एक कॉल करेंगे। एक कॉल कुछ इस तरह करेंगे, 1 सेकेंड। हमने हेल्पर की बनाई हुई है, हेल्पर इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल हेल्पर डेटा रेपोजिटरी का नाम और वो जहाँ इनहेरिट जिस क्लास में हुई है उस क्लास का नाम। तो एसक्यूएल हेल्पर डेटा में क्लास डेटा में इनहेरिट हुई है वो रेपोजिटरी। तो अब हम उस जहाँ वो फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ, उस फंक्शन को गेट करने के लिए अब हम हेल्पर के इक्वल्स टू कर देंगे रेपोजिटरी के इक्वल उस क्लास का नाम जहाँ वो इंप्लीमेंट हुए हैं, इसमें पास कर देंगे कनेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद हम एक चेक मारेंगे कनेक्शन चेक करने का कि ये कनेक्शन आया ट्रू भी है या नहीं इस कनेक्शन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इक्वल्स टू ट्रू लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने भी यहाँ लगा दिया था। अगर इसको मैं हटा भी दूँ तो वो इसको ट्रू लेगा, अगर मैं इसको यूं कर देता हूँ तो वो नॉट इक्वल्स टू ट्रू होगा, फॉल्स होगा मीन्स। ठीक है, तो इस कनेक्शन ट्रू। अब इसके अंदर हम मैसेज बॉक्स डाल देंगे। ठीक है, अब ये मैसेज बॉक्स उठा नहीं रहा तो सिस्टम डॉट विंडोज फॉर्म की आई थिंक रेफरेंस देना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर ये दे देंगे, उसके बाद डॉट शो और उसके बाद इसको हम पास कर देंगे टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। ठीक है, और उसके बाद हम उसका टाइटल दे देंगे, हम दे देंगे एज अ मैसेज होगी। उसके बाद हम दे देते हैं मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके। इसमें थोड़ा सा नीचे ले जाऊँ, डॉट ओके एंड मैसेज बॉक्स डॉट आइकन्स डॉट इंफॉर्मेशन। ये खाली इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, अगर ये इशू क्यों कर रहा है इसको अब हम देखेंगे। हाँ,
कि इसके हमने ब्रैकेट्स नहीं दिए। ठीक है, अब ये हमारे पास एक इवेंट रेडी हो चुका है टेस्ट का। तो अभी इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं फॉर्म पे, सबसे पहले हम सेव का भी बना देते हैं। ठीक है, अब सेव के लिए इस सेव के लिए हम कुछ थोड़ा सा काम इसी तरह करेंगे कि ये हम डेटा उठा लें। सही है, जो वेरिएबल फिल करने का हमने ये पिक कर लिया। ठीक है, अब नीचे हम ट्राई कैच लगा लेते हैं। ट्राई कैच में अगर एक्सेप्शन ना डालना चाहें तो उसका ये होता है कि कोई भी एक्सेप्शन हो तो वो सामने फ्रंट पे दिखाएगा नहीं, फॉर्म पे कुछ एरर नहीं दिखाएगा। तो एरर नहीं दिखाएगा तो यूआई पे लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके लिए हम ये भी कर देते हैं, एक्सेप्शन यहाँ डाल देते हैं और इसी तरह का एक इम्प्लीमेंट करते हैं और साथ हम जो है यहाँ पर डाल देते हैं ex.message प्लस ex.innerException। ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं एरर और यहाँ हम डाल देंगे एरर। ओके, तो यही कैच हम कॉपी कर देते हैं, नीचे भी रख देते हैं। ठीक है, अब हम अपना काम कंटिन्यू करते हैं, पर हमने वो दे दिया। अब उसके बाद अब हम यही काम टेस्ट वाला जो था यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें इसकी नीड है तो अब हम कर देते हैं। अब इसके अगर कनेक्शन ट्रू है तो बाकी अब हम सेव का काम स्टार्ट करेंगे। तो सेव के काम में हमने यहाँ ऐप सेटिंग का रेपोजिटरी ऐड की गई, इसका हम नेम उठाएंगे सेम उसी तरह जिस तरह ऊपर हमने इसको कॉल किया था एसक्यूएल हेल्पर डेटा को। ठीक, यहाँ पर तो अब ऐप सेटिंग के लिए भी हम ऐप सेटिंग्स डेटा की जो क्लास बनाई हुई है वो रखेंगे और इसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे जो ऊपर हमने यहाँ वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हम पास नहीं करेंगे क्योंकि ये कुछ पैरामीटर नहीं मांग रहा, हम आगे जाके पास करेंगे ऐप सेटिंग डॉट सेव कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कनेक्शन का नाम देना है और जो उसके आगे की डिटेल है। फॉर एग्जांपल हमारी ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल ये रही। अब इसमें जो ये कनेक्शन का नाम आ रहा है, अब हमने ये की भेजी और आगे की ये वैल्यू है जो हमने की और वैल्यू बनाई थी। सही, अब यहाँ पर की का नाम हम दे दिया cn। ठीक है, अब ये काम ऐप डॉट कॉन्फिग तक का हो गया। अब हमें टेक्स्ट फाइल भी रीड करानी है जिसकी हमने ऊपर ये वेरिएबल बनाया था रेपोजिटरी। अब वो टेक्स्ट फाइल हमें राइट करनी है। तो राइट करने के लिए हमने सारे काम वहाँ उसकी डेटा में कर दिए थे, उस डेटा क्लास को सेम इसी तरह हम कॉल करेंगे रीड राइट डेटा, इसको हम रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, अब हमने ये कॉल कर ली। अब हमने उसमें टास्क डाला होता। अब टास्क के लिए ये होता है कि हमें एसिंक चाहिए होता है कि वेट के थ्रू हम कराएं। अब हमने यहाँ एसिंक डाल दिया। अब वो बोल रहा है कि मुझे कहीं वेट नहीं मिल रहा तो अवेट इम्प्लीमेंट करो। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अवेट अंडरस्कोर टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है, डॉट राइट डेटाबेस का जो हमने फंक्शन बनाया था वो उसने उठा लिया। अब इसके अंदर हम पास करेंगे db क्लास। सही है, जो क्लास हमने राइट पे बनाई थी कि वो क्लास से उठा के एक एक वैल्यू उसका वेरिएबल राइट करना था, हमने यहाँ क्लास दे दी। अब ये हमसे और क्या मांग रहा है, फाइल नेम। हम फाइल नेम दे देंगे, क्या नाम दें इसको, हम दे देते हैं कनेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये मैसेज उठाते हैं। सही है, और ये यहाँ हम कर देते हैं सेव कनेक्शन। सॉरी, योर नाम इस लाइक द योर कनेक्शन सेव कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसका नाम मैसेज चेंज करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग हैज बीन
सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है, अब इसके थोड़ा शुरू में एट द रेट देने का फ़ायदा ये होता है कि आप लाइन चेंज भी कर लें तो वहीं से उसको समझ रहा होता है कि इसी का हिस्सा है। ठीक है, मैंने एंटर किया तो अब वो यहाँ आ गया। अब ये हमारे पास बन चुके हैं, क्लास ऑलमोस्ट सारी हमारे पास रेडी हो चुकी है डेटाबेस की। अब हमें सिंपल ये करना है कि यहाँ पे इनहेरिट करके और उनके पीछे वो इवेंट डालना है। ठीक है, अब ये काम मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो 1 घंटा 10 मिनट तो शायद मुझे एडिट करने में भी टाइम लगे, और प्लस अपलोड भी, मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं है और व्यूज़ नहीं है, शायद वो भी अपलोड करने ना दे, मगर फिर भी कोशिश करूँगा। चैनल काफ़ी पुराना है, शायद एक्सेस हो सारे। तो इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा कि इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे टेस्ट और सेव को, और कनेक्शन रेडी हो जाएगा हमारा डेटाबेस का। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखें और कोरोना की वजह से घर पे सेफ रहे, और जितना हो सके एहतियात करें, अपने हाथों को धोएं और गैर ज़रूरी बाहर ना जाएं, कुछ काम हो तभी बाहर जाएं, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें। ठीक है, और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू, हाफिज़।